राम राम जी। आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में ग्रो कर रहे होंगे। ये वीडियो हमारी प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, जिस सीरीज में हम प्रोग्रामिंग लॉजिक को फ्रॉम स्क्रैच समझने की कोशिश करेंगे विद बेसिक्स। अब बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी काम में या किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें लॉन्ग रन करना है, लंबा जाना है, तो फिर बेसिक्स आना मस्ट है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में विदाउट नोइंग एबीसीडी, क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को सही से लिख या पढ़ सकते हो? मे बी आप बोल सकते होगे, जैसे हेलो, हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, हे टू मच रेनिंग। बट उसको सही से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना और सीखना आने के लिए आपको उसके बेसिक्स, अल्फाबेट्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब पता होने चाहिए। वैसे ही द सेम गोज फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक एज वेल और द प्रोग्रामिंग करियर। अब होता क्या है, बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, किसी एक फ्रेमवर्क को या वर्किंग प्रोसेस को कंसीडर कर लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट पैरेलली नोइंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक। और ये उनको लॉन्ग रन में अपग्रेड करने में, स्विच करने में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर हैं या बनना चाहते हैं और आपने जावा स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में जो भी चीजें होती है, जैसे भी प्रोसेस होता है, जो भी फ्लो होता है, आपने उसको तो सीख लिया। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट की कोई ऐसी डिमांड आ जाती है जहां पे आपको सिर्फ पाइथन के साथ कनेक्ट करना है या आपको टोटली स्विच करना है फ्रॉम बीइंग अ जावा स्क्रिप्ट डेवलपर टू पाइथन डेवलपर, वहां पे आपको हर चीज फ्रॉम स्क्रैच सीखनी पड़ेगी। और ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत हेक्टिक होगा, क्योंकि आप जिंदगी भर एक ही चीज तो नहीं कर सकते ना। आप लाइफ टाइम पर्टिकुलर चीज को कैसे सीख सकते हो, राइट? तो अगर हम पैरेलली प्रोग्रामिंग लॉजिक को साथ में कंसीडर करते चले तो सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज अगर काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का बेसिक्स क्या है। और लेट मी टेल यू, जैसे कि आप जानते हो कि आईटी सेक्टर के अंदर एवरी डे इज अ न्यू इनोवेशन, हर दिन कुछ ना कुछ नया है। आप हर चीज के लिए अगर अपग्रेड खुद को करना चाहते हो, अगर हर चीज को खुद को समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बेसिक्स और लॉजिक आना कंपलसरी है। क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं है ना कि कोई भी आ रहा है और कुछ भी बना के चला जा रहा है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक पैटर्न है, एक बेसिक है। अगर हमने इस चीज को पैरेलली समझने की कोशिश करी और इसे ढंग से समझा, तो हमारे लिए चीजें आईटी सेक्टर के अंदर बहुत इजी हो जाएंगी। प्रोग्रामिंग में काम करना, प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले प्रॉपरली मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इस वीडियो का क्रक्स क्या है? इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे का लॉजिक क्या होता है, और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मार्केट में या इंटरनेट पर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये सेम है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये सेम है या नहीं, ये तीनों चीजों को इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन, नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको इजीली मिल जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक मिनट ध्यान से सुनकर इसे एनालाइज करिएगा और फिर तय करिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। इस दुनिया में कोई भी काम होता है, चाहे वो ह्यूमन माइंड या ह्यूमन इंटरफेरेंस का काम हो या नेचुरल हो, हर एक काम में तीन बेसिक यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। वो तीन यूनिट्स क्या होती हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले होती है हमारी इनपुट। इनपुट की हुई चीज प्रोसेस होती है और प्रोसेस चीज आउटपुट में आती है। अगर आप प्रकृति की बात करें तो पेड़ प्रकृति से हवा पानी लेता है, उसे प्रोसेस करता है वाया फोटोसिंथेसिस, और उसका आउटपुट फल फूल पत्ती हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे ही आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, या आप मुझसे इनपुट ले रहे हैं, उसे प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट?
और फिर जो भी उसका आउटपुट होगा, जो भी आप आउटपुट देखना चाहते होंगे, आप उसे चेक करेंगे। करेक्ट। अब ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आईटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, उसका भी बेसिक एलिमेंट यही है, बेसिक प्रोसेसिंग यही है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब अगर ये पर्टिकुलर जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, अगर यहीं पर इनपुट को अगर हम सोर्स कोड कह दें, प्रोसेस को कह दें ट्रांसलेटर, और आउटपुट को कह दें बाइट कोड या आउटपुट फाइल, तो जो भी प्रोग्राम इन तीनों चीजों को फॉलो करता है, जो भी प्रोग्राम, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, नो डाउट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसलेटर शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने। सोर्स कोड आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सोर्स कोड इज जस्ट द इनपुट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, डिपेंडिंग अपॉन इट इंक्लूड सम सिंटैक्स। उसमें कुछ सिंटैक्स होता है, जो भी लैंग्वेज पे आप काम करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप उसका सिंटैक्स लिखते हो। आप जानते हो जैसे सी के अंदर लिखना है तो आपको मेन फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट में लिखना है तो अगर प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो सोर्स कोड इज जस्ट द इनपुट दैट यू आर प्रोवाइडिंग डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका सिंटेक्स है। ट्रांसलेटर जो होता है, ट्रांसलेटर एक कैटेगरी है प्रोसेस करने की। इसके अंदर तीन यूनिट होती हैं जो आपने शायद पढ़ी होंगी। पहला होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और लास्ट है कंपाइलर। असेंबलर मुझे नहीं लगता अब कोई पढ़ता होगा या किसी ने, असेंबलर पुरानी लैंग्वेजेस में यूज होता था, असेंबली लैंग्वेजेस में बेसिकली यूज होता है। इंटरप्रेटर कोई ऐसा ट्रांसलेटर जो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करे, प्रोसेस करे। और कंपाइलर जो होता है, इसको लिख देता हूं मैं, इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन कोड को प्रोसेस करता है, और कंपाइलर जो होता है वो कंप्लीट कोड को एट अ टाइम प्रोसेस करता है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं ट्रांसलेटर की, बट इन्हें बोला ट्रांसलेटर ही जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद जब भी ट्रांसलेट हो जाएगा वो सोर्स कोड, तो जो उसका बाइट बनेगा या उसकी आउटपुट फाइल बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सी में अगर आप कोई कमांड, कोई कोड लिखते हैं, तो जब आप उसको रन करते हैं या बिल्ड करते हैं तो उसकी .exe फाइल बनती है, राइट। ये .exe है उसकी आउटपुट फाइल या उसका बाइट कोड। तो कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन तीनों कंसेप्ट्स को फॉलो करती है, इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करती है, सोर्स कोड, ट्रांसलेटर, स्पेशली बाइट कोड देती है या आउटपुट फाइल देती है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। यहां तक हमने समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक में इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है, और प्रोसेस जो है वो किसी ट्रांसलेटर के थ्रू होती है, या वो असेंबलर हो सकता है, या तो इंटरप्रेटर हो सकता है, या फिर कंपाइलर हो सकता है। अब प्रोसेस देखो सेम है, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि हर एक ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजों को फॉलो करता है। किसी भी काम को करने के लिए हमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब अगर आउटपुट में आउटपुट तो आए, जो भी इनपुट दिया था उसको प्रोसेस करके आउटपुट तो आए, लेकिन उसका बाइट कोड ना जनरेट हो या उसकी आउटपुट फाइल ना विजिबल हो, ऐसी कोई भी लैंग्वेज या ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो बाइट कोड ना जनरेट करे या उसकी आउटपुट फाइल ना शो करे या जनरेट करे, ऐसी लैंग्वेज को, ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये कैसे काम करती है? देखो, इनपुट इसमें भी होता है, प्रोसेस इसमें भी होती है, आउटपुट इसमें भी आता है,
लेकिन इसमें ट्रांसलेटर जो होता है वो आपका एनवायरनमेंट के अंदर बिल्ट इन होता है। तो जब एनवायरनमेंट में बिल्ट इन होता है तो फिर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है बाइट कोड जनरेट करने के लिए। राइट, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी, अभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। सपोज करते हैं हम यहां पे अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, और यहां पर हम ये हमारा कंसोल है जो कि जावास्क्रिप्ट के लिखे हुए कोड को रेंडर करता है। यहां पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं जो कि आउटपुट प्रिंट करने का कमांड है, ठीक है, और इसको सबमिट करते हैं या एंटर करते हैं, तो देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है। अब ये जो आउटपुट इसने हमको दिया, तो ये इसी कंसोल में दिया ना, इसका कोई आउटपुट फाइल नहीं जनरेट हुई, इसकी कोई आउटपुट आप कह सकते हो बाइट कोड नहीं जनरेट हुआ। नो डाउट कि इसको प्रोसेस किया होगा, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू स्टोर होगी, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट डिबगर का दिखा रहा है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर वो प्रोसेस जो भी आपने किया, अगर उसका आउटपुट फाइल नहीं जनरेट होता, तो फिर वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि किसी रेंडरिंग इंजन या किसी एनवायरनमेंट पर काम करती है। ये ध्यान रखना है। ये वो डिफरेंस होता है जहां से आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आप जब पढ़ते होगे ना, तो एक बार आपको दिखाई देता होगा कि पाइथन स्क्रिप्ट, ऑल्दो आज जब आप पाइथन पढ़ते हो तो बोलते हो कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आपको बताना है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो किसी एनवायरनमेंट या किसी रेंडरिंग इंजन पर काम करती है। जैसे जावास्क्रिप्ट के केस में अगर आप देखें, तो जावास्क्रिप्ट के केस में ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके जो आउटपुट आया, ये रेंडरिंग इंजन पर काम कर रहा है, जिसे हम V8 इंजन कहते हैं। रेंडरिंग इंजन है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया V8 इंजन है। तो इसके ऊपर आपकी जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS रेंडर होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क। सबसे पहले तो ये बताना है कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कमेंट में बताओ, चेक करके आराम से। ठीक है, और पूरा लॉजिक चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं कि दो में से एक चूज करो ना, जो चूज किया उसका कारण क्या है। दूसरा, एनवायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एनवायरमेंट क्या होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अगर आपको पता है आप इसको कमेंट में लिख सकते हो। और इसके साथ साथ जो भी दूसरा टॉपिक जो आपको लगता है कि इसके बारे में हमें नॉलेज कम है, या इसके बारे में अगर हमें डिटेल में नॉलेज मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो वो आप मुझे जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी और क्या समझ में आया, क्या फीडबैक देना चाहते हो, वो सब कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ कर जरूर देना। और और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इसी नोट पे इसको क्लोज करते हैं। बाकी आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। अगली वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो हमने आज बात करी है इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वर्ड। ठीक है, तो ऑन दिस नोट, राम राम जी।